नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बात करेंगे साउथ की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी श्रीराम प्रॉपर्टीज से। और कंपनी के सीएमडी एम मुरली हमारे साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ की रियल एस्टेट मार्केट का क्या हाल है, किस तरीके का बिजनेस उन्होंने किया है Q4 में और पूरे साल का हालचाल क्या रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे पहले सुर्खियां। बाजार में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट ऊपर, निफ्टी की भी डबल सेंचुरी। ऑटो, बैंक, रियल एस्टेट में अच्छी खरीदारी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में जोरदार प्रदर्शन। रिलायंस का शेयर नए शिखर पर, 19.25 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी। 3 दिन में 9% से ज्यादा चढ़ा शेयर। अंबुजा सीमेंट खरीदने की रेस में जेएसडब्ल्यू सीमेंट और अदानी होलसेल ग्रुप की 3 मई को बोर्ड बैठक। बाजार भाव से 20 से 25% प्रीमियम पर बोली संभव, आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। केंद्र सरकार की राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राहत दे दी है, रुपया रूबल सिस्टम पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। बाजार में एक नजर डालिए, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन है। करीब करीब 800 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में आ चुकी है, 790 पॉइंट की रैली। और निफ्टी में भी आप देखिए 230 पॉइंट की जबरदस्त रैली है। एक्सपायरी का दिन शॉर्ट कटते हुए दिख रहे हैं और सुबह की जो रैली थी वो और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी ने भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 300 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती वहां पे, हालांकि परसेंटेज टर्म में अभी भी वो पिछड़ रही है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी करीब करीब 1.5% के आसपास पहुंच चुके हैं। और जो ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर है, एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए, 2100 शेयर बढ़ने वाले हैं, उसके सामने 615 शेयर्स में कमजोरी, यानी 3.4:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने हेडलाइन में ही चर्चा की कि सबसे ज्यादा मजबूती कौन दे रहा है, वो रिलायंस की तरफ से आ रही है। इतनी ज़बरदस्त तेजी है, वेटेज है। एक बार दिखाइए कंट्रीब्यूशन का प्लेट, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की मजबूती रिलायंस की। देखिए 2.5% आज भी मजबूती, ये देखिए कुल तेजी में 52 पॉइंट रिलायंस की तरफ से आए हैं। और इन्फोसिस, टीसीएस भी आज फिर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तगड़ी पिटाई के बाद अब इसमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और फॉर ए चेंज HDFC में भी आज रौनक है, 14 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से भी है। तो बाजार में एक शानदार रैली है, कैसे प्ले करना चाहिए। हमारे मेहमान गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर, आपका मूड आज बहुत अच्छा होना चाहिए, जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है निफ्टी में, क्या आप बनाएंगे लॉन्ग पोजीशन? बिल्कुल बिल्कुल, मूड अच्छा ही है। और जब मार्केट ऊपर होता है तो सभी का मूड अच्छा होता है। बिल्कुल। तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है, जैसे कल हमने बताया था कि 17,000 एक इंपॉर्टेंट अहम लेवल है, उसके ऊपर ट्रेड हुआ। आज गैप अप खुला, उसके ऊपर जो भी रिएक्शंस है एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मुझे लगता है अपसाइड ऑन है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 17,500 के होने चाहिए। कल का जो पैटर्न था, बढ़िया पैटर्न था, शॉर्ट कवरिंग था वो, और आज शॉर्ट कवरिंग थोड़ी एक्सटेंड हो रही है। ओके, 17,500 तक के टारगेट इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक मजबूती मिलेगी। गाबा सर, बैंक निफ्टी में भी अभी वो कम चला है, तो उसमें ज्यादा मौके हैं क्या? इसमें 36,000 कल जो लेवल था सपोर्ट 36,000 के आसपास था, मिल गया वहां पर। अब 36,500 600 था, मेरे ख्याल से वो भी अचीव हो चुका। हाँ। मुझे लगा यहाँ पर 37,000 होना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन वीकनेस नहीं है इसमें। यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग चल रही है, लेकिन थोड़ा कभी कभी वक्त लग जाता है। आज रिलायंस ले जा रहा है ऊपर, कल शायद बैंक ले जाएंगे। रिलायंस तो 2-3 दिन से ही जबरदस्त तेजी बना रहा है। जिस दिन गिर रहा था बाजार, उस दिन भी रिलायंस मजबूती के साथ खड़ा था और उसने इसको ऊपर पहुंचाया। गाबा सर, एक शेयर पे जरूर बात करना चाहूंगा मैं, कोल इंडिया 206 का लेवल टच कर लिया है इसने। तमाम 200 के पास जाके पिछले 2-3 दिन से अटक रहा था, लेकिन अब इसने डिसाइसिवली ऐसा लगता है चेंज कर लिया और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ इसने किया है। तो यहां से आगे की रफ्तार क्या होगी कोल इंडिया की? कोल इंडिया का जो चार्ट है, हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर चार्ट देखें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 195 जोन पर। उसके बाद तेजी देखी, अब 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। मुझे लगे 210 तक जाना चाहिए। 201 का कोई स्टॉप अगर चले कोल इंडिया में तो 4 रुपए की तेजी अब भी बनती है। 4 रुपए की तेजी यहां से 210 का इमीडिएट टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। गावा सर, कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक हाई का जोन
टच कर दिया है। एंजल वन उनमें से एक है जिसने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए और स्टॉक 6-7% ऊपर 52 वीक जोन में चला गया है। कोल इंडिया भी 52 वीक जोन में गया है। अदानी इंटरप्राइजेज उसी जोन में है। एनएलसी इंडिया और फाइन ऑर्गेनिक्स। एंजल वन पे बताइए क्या राय है? नतीजे तो बहुत अच्छे, तो स्टॉक धुआंधार तेजी दिखा रहा है। एंजल वन का जो सपोर्ट है करीब 1625 आप ट्रेड कर रहे हैं 1725, यहाँ पर 100 रुपए की एक साइडवेज मूव है, तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है यहाँ, तो इसको थोड़ा अवॉइड करते तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ अप मूव ऑन है, मैं कहूंगा मूव नहीं। मुझे जो स्टार्ट अच्छा लगता है वो है अडानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पर जो रिलायंस और अडानी एंटरप्राइज में जो अप मूव मिलेगा बहुत बढ़िया मिलेगा। इसका जो टारगेट है मेरे ख्याल से 2300 तक जाना चाहिए। और जो रिलायंस की रैली चल रही है सर, इसमें क्या टारगेट होगा? पहला टारगेट 2900, लेकिन मुझे लगता है 3000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। वो 3000 एक राउंड फिगर है, वहां तक पहुंचाएगा। 3000 का टारगेट रिलायंस के लिए है और आज भी ये 2.5% ऊपर है। ध्यान रखिएगा, रिलायंस की कंपनी है जिस चैनल को आप देख रहे हैं, तो कोई भी सौदा करने से पहले आप अपनी इंडिपेंडेंट राय जरूर ले लें। चलिए बात करते हैं उस कंपनी से जिसके लिए हमने केवाईसी बनाया है। उसका नाम है श्रीराम प्रॉपर्टीज और कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एम मुरली साहब हमारे साथ हैं। मुरली सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 1-2 सालों में आउट परफॉर्म किया है और अक्रॉस द कंट्री आप किसी भी मार्केट को देखिए, किसी भी रीजन को, ज्योग्राफी को देखिए, तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चौथी तिमाही का बिजनेस अपडेट आपने दिया है, बताइए एक सरसरी तौर पे कि कैसा रहा 4th क्वार्टर आपके लिए? We had a good financial year FY22. Q4 has been, as usual, one of the best quarters. We finished the year with a pre-sales number of close to about 3.75 million square feet. Q4 alone is about 1.17 million square feet. So there has been a strong demand. There has been a strong demand and a strong growth potential prevailing. And FY23 is looking much more stronger and better. So we expect the business to grow consistently for the next 2 to 3 years time. मुरली सर, आप बता रहे हैं कि चौथी तिमाही में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑल्सो एंड प्राइस रियलाइजेशन। एवरेज प्राइस का क्या रियलाइजेशन था क्वार्टर 4 में? Price realization has gone up at least 10% during the year, and Q4 has been a good price increase. We have seen overall about 7% growth on price last year, and FY23 I expect the prices to go up at least by under 10% is my expectation. 10% अभी और बढ़ेंगी कीमतें पूरे FY20 में कि 23 में, या फिर आप फर्स्ट क्वार्टर में ही ले लेंगे हाई, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ी रही होगी? During FY23 I expect the price increase to go up at least by 10% because of the strong demand in the marketplace. And also, as you know, that cost of construction, there has been a significant increase. Some of the raw material prices have gone up. That's a matter of concern for all the real estate developers, and that needs to be addressed. Unless we have a good price increase, there will be some challenge. We expect good price increase in FY23. मुरली सर, ये जो कॉस्ट इन दो रीजन से आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, एक डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है और एक प्राइस कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही है। मुझे कॉस्ट का थोड़ा सा इक्वेशन समझाइए, क्योंकि जितने भी इनपुट आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस, तमाम चीज़ें, वेज वगैरह सब बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या जो ये आप 10% की हाइक आपने रिसेंटली बताई ली है और आगे भी ले सकते हैं, उसमें आपकी वो पूरी कॉस्ट कवर हो रही है क्या? क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को स्लो कर रहे हैं क्योंकि वो उस प्राइस पर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे जिस प्राइस पर उन्होंने बुकिंग की थी। That's a big challenge today. Some of the raw material prices have gone up steeply in the last 6 months. It's a matter of concern. We anticipate government to step in and bring in some rationale. Else it will become an issue. So it's not sustainable. Current price increase. So FY23 we are providing for good price increase, cost increase. So, but I'm sure this one area, particularly affordable housing and mid-market segment, where Government of India has got a lot of thrust on providing housing for all, and with a low rate of interest on home loans, the cost is not controlled. There could be challenge, and I'm sure government is taking some steps in making sure that costs are under control. So, but price increase is becoming inevitable because of strong demand. Okay.
बोलिए सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रहे हैं आपकी। कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइस हाइक हो रहे हैं और डिमांड में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जब कस्टमर को लेते हैं तो उसकी बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं। दो चीज़ें मुझे समझाइए। चेन्नई और कर्नाटक, बेंगलुरु आपका बड़ा मार्केट है, थोड़ा बहुत कैलकाटा में भी होगा, कोलकाता में भी। मुझे बताइए कि जिस टिकट साइज पे ज़्यादा डिमांड बुकिंग आप ले रहे हैं, एक वो किस तरीके का, दूसरा किस प्रोफाइल के लोग इस समय ज़्यादा खरीद रहे हैं? We continue to focus on mid-market and affordable housing, where the ticket size in the markets where we operate up to on affordable housing up to 30 to 50 lakhs, and on mid-market is about 50 to 80 lakhs, 90 lakhs. And there has been a strong demand, particularly people were all doing work from home. And there has been a substantial increase in the employment generation on the IT side and also other industries across the country, and particularly the cities where we operate. And comers are coming to the city, so we expect a big demand going forward. And also because of the demand, on the other hand, the supply side has come down a lot. Only, as you know, market has gone through serious consolidation. Only a few branded players have been able to sustain and also survive in the market. So that throws a bigger opportunity and responsibility to large developers like us to take care of the customers' interest. So price increase, as we said, because of the demand, is becoming inevitable. सर, एक चीज़ थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए। मैंने पूछा कि कस्टमर की जो प्रोफाइल है वो किसी खास सेक्टर के लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, बिजनेस में, किस तरीके के लोग मंगा, इसका ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जॉब डेटा हमारा उतना सपोर्टिव नहीं है कंट्री वाइड, लेकिन आपके यहाँ अगर इतनी डिमांड आ रही है, लोग खरीद रहे हैं प्राइस राइज के बाद भी, तो वो कस्टमर प्रोफाइल क्या है? Basically, it is because of customers' aspiration. The aspiration of the customer has gone up in the last 1 year. COVID has enhanced the aspiration of the customers. Whoever was looking at, let's say, I'm just giving an example, 1200 square foot, they look at another 200 square foot extra. So the aspiration level has gone up. I'm not sure their wages have gone up. I'm sure there's some increase on particularly on the IT and BT side, and a lot of new age industries, a lot of startups created lots of wealth. So all that is enhancing the disposable income in the hands of customers, and more particularly the aspiration. So they are willing to spend little extra money for homes today, which was not there earlier. That is because of the COVID, work from home culture, and more trust on owning a home. So that is changing now. See, aspiration, whenever you have a bigger aspiration, you always tend to spend more. For example, education is one sector. People do not mind spending lots of money for their children education because they think that that's the best gift they would like to give it to the children. Hence, because of that education sector, the prices have gone up. So same thing we are seeing in the housing side. Because of the COVID, and people looked at bigger space, their aspiration has gone up for owning a home to start with, for owning a larger home to start with, or owning a home at their own choice of location. All that combination, which is pushing the demand further and further, hence the prices also can go up. बहुत इंटरेस्टिंग है। दर्शकों ने, जिन लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ही अच्छे समझाया कि कस्टमर प्रोफाइल क्या है, किस लिए लोग घर खरीद रहे हैं, कितने बड़े घर खरीद रहे हैं, लोकेशन का इम्पैक्ट हो रहा है और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। बोलिए सर, एक चीज़ और बताइए, आपने पिछले क्वार्टर में नए लॉन्चेस कितने किए और उनकी बुकिंग किस तरीके है? You are asking Q4? Yeah, Q4. Yeah, Q4 we had 4 launches. For the last year we had 12 launches. Q4 we had 4 launches, aggregating about 3.5 million square feet. We had about 1.5 million square feet out of that has been launched in Q4. For FY23, we are looking at a big number of launches, close to about 15 launches for FY23. And H1, we expect about 6 to 7 projects to be launched in H1. So in FY23, we are looking at close to about 8 million square feet of new launches. So pipeline is very, very strong. Demand is very strong. And we anticipate to grow at least 25% year on year for the next 3 years time. इंटरेस्टिंग। सर, एक चीज़ और समझाइए, कमर्शियल रियल एस्टेट की क्या हालत है? We are not much into commercial. We have a very small portfolio into commercial. But industry perspective. Yeah, there has been a good demand. Demand has come back.
really the work from home is coming to an end today, and people will start occupying space. So we expect the demand for the commercial space to move further strongly today. So last 1 year there has been a lull, but last 6 months time we see a lot of growth prospect, and that is to come back to our pre-COVID level in FY23 is what I expect on the commercial side. ओके मुरली सर, एक लास्ट क्वेश्चन, किसी नई ज्योग्राफी में एंटर करने का इरादा? We, as you know, we have presence in Bangalore, Chennai, Vizag, Coimbatore, and Calcutta. We'll come back to you with announcements on the new geography. Okay. Thank you, sir. Thank you so much giving this insight. Real estate sector is booming like anything. मुरली सर ने बहुत डिटेल में हम लोगों को समझाया कि डिमांड भी है और लोगों की प्रोफाइल बढ़ रही है, इसलिए अफोर्डेबल है तो वो और ख़रीद रहे हैं, बावजूद इसके कि कीमतें बढ़ रही हैं और एक हाइक और 10% की हो सकती है नए वित्त वर्ष में। तो इस तरीके की डिमांड रियल एस्टेट में आ रही है। हमने जितने अब तक रियल एस्टेट कंपनी से बात की, सबका लगभग यही जवाब है कि डिमांड भी है प्राइस हाइक के बावजूद। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है। और रियल एस्टेट की तेज़ी का मतलब होता है सीमेंट की, स्टील की, एल्युमिनियम की, कैपिटल गुड्स की, वाइट गुड्स की, तमाम चीज़ों की बहुत तेज़ी होती है। ये एक बहुत अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा यहाँ पे, ब्रेक से लौट के आके कुछ बाजार की बातें होंगी। स्वागत एक बार फिर से आपका नो योर कंपनी में। और बाजार में धुआंधार तेजी है और वीरेंद्र एकदम तैयार हैं। सुबह इन्होंने नींबू मिर्ची का जो तड़का लगाया था वर्क कर गया है। वीरू बिल्कुल नीरज जी, देखिए मुश्किल जोन में खुलने का फायदा यही होता है, अगर हो गया पार तो नैया पार। और आप देख लीजिए सुबह एक लेवल था नीरज जी 255-270, आशीष और मैं डिस्कशन कर भी रहे थे कि जहां ये पार हुआ, हम तो खैर मंच छोड़ के जा रहे थे, तो एक स्विंग मिलेगा। और निफ्टी का इंट्राडे हाई जो है ना लेवल्स के मुताबिक, वो एग्जैक्टली अब है 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुझे लगता है नीरज जी ये स्विंग कम से कम 17,413 ले जाएगा, इस जोन को छुएगा। सारे कॉल राइटर्स इस वीकली एक्सपायरी के ट्रैप हो चुके हैं नीरज। गुड वीरू, एक चीज़ है आपसे ही सीखते हैं हम लोग, आप कहते हो मोमेंटम चेस करना चाहिए। अब मोमेंटम ऊपर का बना नहीं चाहिए। तो कल आप एक और नींबू पे कविता लिखें, अगर वो वर्क कर रहा है तो हम 2-3 कविता क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो आप एक सोच के रखिए कि एक और कविता नींबू पे होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद होगा कमाई का अड्डा। आशीष और वीरेंद्र मिलकर आपको बताएंगे कि इस मोमेंटम को कैसे चेस किया जाए। देखते रहिए आवाज़।